नमस्कार साथियों, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। कक्षा 12 का ये रसायन विज्ञान का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र है, समय दिया गया है आपको 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है वो है 40 अंक का। तो आपको एक बात बताना चाहूँगी, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर पेपर 56 अंक का होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जो आपको प्रश्न पत्र पूछा जाएगा वो सब 56 अंक का होगा, जबकि आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का जो हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आएगा वो 40 अंकों का आएगा। तो इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के जो प्रश्न पत्र है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आते हैं, तो हर जिले के प्रश्न पत्र अलग अलग आते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन उनमें समान देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 1, पहले आपको पता ना बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया, इस बार से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी पैटर्न पर ये पेपर बनाया गया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी संकुल है। अब चारों ऑप्शन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वाधिक स्थायी संकुल है? तो सीधी सी बात है कि इन चारों में जिसमें सबसे प्रबल लिगेंड होगा उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। तो इन चारों में सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा है? NH3 होता है। बाकी कंडीशन सबकी सेम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा FeNH3 6 होल कोष्टक और 3+। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? तो वाष्प दाब न्यूनतम की बात करें तो आप हर कंपाउंड पर देखिए, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की अणुओं की संख्या कम होने पर, अणुओं की संख्या कम होने पर वाष्प दाब में कमी आती है। तो सीधी सी बात है कि फिनोल है, फिनोल की बात करें तो फिनोल में आपको पता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो इसका वाष्प दाब सबसे न्यूनतम होगा। क्या होगा? वाष्प दाब। तो फिनोल में कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसका वाष्प दाब सबसे न्यूनतम होगा। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा 0.1 m फिनोल विलियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचित होगा? ये आपकी सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ag2O, Ag2O। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राथमिक एमीन की पहचान होती है? आपने सुना कि प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए हम कौन सा परीक्षण काम लेते हैं? कार्बिल एमीन परीक्षण, जिसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, जिसमें प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाई जाती है। तो निम्न में से किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH Cl3 + KOH, क्लोरोफॉर्म + KOH। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नए पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके विटामिन B1 का B1 है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन C, जिसको आप एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा A। अगला, जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो वो जल में विलय विटामिन होते हैं विटामिन B एंड C होते हैं। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल गए तो ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जल में विलय विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B भी होता है और विटामिन C भी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होंगे, क्योंकि जल में विलय विटामिन B और C दोनों होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं निम्न, अगला जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान पर आधारित है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो याद करना, लेंथेनाइड तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है, +3। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है अगला कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, किसकी बात करें? संक्रमण तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है?
कमेंट्स में इसका आंसर बता दीजिए। अगला, बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल के द्वितीयन, मतलब बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं के लिए उत्तरदायी आबंध। तो सीधी सी बात है, इसके लिए जो उत्तरदायी बंध होता है वो कौन सा होता है आपका? हाइड्रोजन बंध। बिल्कुल क्लियर कर लेना कि बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी आबंध होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। इसके बाद अत्यलघुरात्मक प्रश्न आपके सामने, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है हेनरी नियम लिखो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो हेनरी नियम लिखो। आप सभी जानते हो कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर है, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास का एक जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं बोल के कर दे, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती X बराबर P बराबर KH होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कि एनिलीन के डाई एजोटीकरण का रासायनिक समीकरण लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनिलीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होगा? NH2। बेंजीन वलय के ऊपर NH2 जुड़ा होता है, उसको हम एनिलीन कहते हैं। इसकी क्रिया हम करवाते हैं NaNO2 प्लस 2HCl से। समझाने के हिसाब से 2HCl लिख दिया, जो नाइट्रस अम्ल का मिश्रण होता है, और ये क्रिया 273 केल्विन से 278 केल्विन के मध्य होती है। अब जो सीधी सी बात है कि यहाँ से एक Na और यहाँ से एक Cl अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाता है। इसके बाद 2H यहाँ से, 2O यहाँ से और 2H यहाँ से, तो 2 जल के अणु बाहर चले जाते हैं। शेष संरचना क्या बचती है? बेंजीन वाले एक N ये बच गया और एक N ये, तो कितने N हो गए? 2N2Cl प्लस NaCl प्लस 2H2। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डाई एजोटीकरण। तो समीकरण मैंने आपके सामने समझा दिए, लिख दिए, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अभी मैंने जिक्र किया था कि प्राथमिक एमीन का पता लगाने की जो अभिक्रिया होती है जिसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, वो उसकी आपको क्या लिखनी है? रासायनिक समीकरण। तो जो कार्बिल एमीन किसकी होती है? प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया होती है। तो प्राथमिक एमीन के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया RNH2। इसकी अभिक्रिया हम करवाते क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब देखो, और ये अभिक्रिया क्षार के साथ होती है। क्षार के रूप में हमने ले लिया KOH, 3 KOH ले लिया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में 3 Cl होते हैं। अब रिएक्शन को समझने की कोशिश करना कि 3 K के साथ तीनों Cl अलग हो जाएंगे, 2H यहाँ से और एक H यहाँ से, OH OH, तो 3 OH के साथ 3 H जुड़ेंगे तो 3 जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो शेष क्या बचा? RNC क्या बोलते हो? एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो इस अभिक्रिया में जो आइसोसाइनाइड बनता है वो दुर्गंध युक्त होता है, जिससे हम प्राथमिक एमीन की पहचान कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सक्सनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखें। देखो सक्सनिक अम्ल का IUPAC नाम हम तभी लिख पाएंगे जब हमें इसका सूत्र पता हो। सक्सनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOC CH2 होल ट्वाइस COOH। ये किसका फॉर्मूला है? सक्सनिक अम्ल का। अब देखो कितने कार्बन हो गए? 1 2, ये 2 गए और ये, तो 2 कुल 4। तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया आपका? ब्यूटेन। कार्बोक्सिल अम्ल कितने? 2 के लिए डाई, और कार्बोक्सिल अम्ल का अनुलग्न ओइक, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन डाइक ओइक अम्ल। तो सक्सनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल। ये तभी लिख पाएंगे जब हमें इसकी क्या आती हो? संरचना आती हो। तो सक्सनिक अम्ल का IUPAC नाम मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। इसके बाद देखो कि अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया कि ये तो अत्यलघुरात्मक के बाद अब चलते हम लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिलोम प्राशन प्रक्रम का आरेखीय निरूपण चित्रित कीजिए। तो इसका आपको नामांकित चित्र बनाना, तो इसका नामांकित चित्र मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। आपको कह दूं कि बायोलॉजी के साथ साथ अपनी केमिस्ट्री के अंदर भी एक क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन नामांकित चित्र का जरूर आता है, और ये चित्र हम तभी बना पाते हैं जब हमें इनकी
प्रैक्टिस हो, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करोगे तब इसको आप इजीली बना पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय आयुकाल का दुगना होता है। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाए थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे और विशेषकर मैंने वहाँ पर 2 न्यूमेरिकल पर फोकस किया था, उनमें से एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के सामने है। तो एज इट इसका स्क्रीनशॉट मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है। तो इसको आप समझना चाहो तो चैप्टर 4 की ऑनलाइन क्लास से भी आप समझ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट से इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रूपांतरों के रासायनिक समीकरण लिखें। ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमें इनके रासायनिक समीकरण अच्छे तरीके से याद हो। बेंजीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये तभी बना पाएंगे जब हमें अभिक्रिया याद हो। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए अपने सिलेबस में एक रिएक्शन दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो मैं ऊपर लिख दूँ गाटरमान खोक अभिक्रिया। क्या लिख दिया? गाटरमान खोक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपकी बेंजल्डिहाइड CHO का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर हो जाए, बेंजीन से हम क्या बना रहे हैं? बेंजल्डिहाइड। तो ये गाटरमान खोक अभिक्रिया, इसमें बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया एसिटैल्डिहाइड से एसिटैल्डोक्सिन प्राप्त करना है। तो देखो एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। और ऑक्सीजन प्राप्त करना है, इसका मतलब इस एसिटैल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH। अब देखो यहाँ से 2H और यहाँ से O, जल का अणु बाहर चला गया, अब जो बच्चा उसको जोड़ दो तो CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एसिटैल्डोक्सिन। तो एसिटैल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे तो एसिटैल्डोक्सिन प्राप्त होता है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो आप उसका पहले, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। क्या होता है जब ग्लूकोज सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है? तो देखो ये ग्लूकोज की क्रिया जब सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो वहाँ पर आपका सेकेरिक अम्ल बनता है, जो ग्लूकोज में प्राथमिक, इसको मैं यहाँ रिएक्शन को यहाँ समझा दूँ। देखो ग्लूकोज में क्या होता है? CHO CHOH 4 CH2OH। तो ग्लूकोज में ये कौन सा समूह होता है? प्राथमिक होता है और ये द्वितीयक एल्कोहल होता है। अब इसकी क्रिया आपने सांद्र HNO3 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक के साथ करवाई तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड भी किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में CHOH ऐसा का ऐसा रहेगा 4, और प्राथमिक एल्कोहल भी किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये जो बन गया उसको हम बोलते हैं सेकेरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सेकेरिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहल समूह उपस्थित होता है। एल्कोहल में एक क्या होता है? प्राथमिक समूह उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BD, बीटा है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, बीटा डी राइबोज। राइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? इसमें कार्बन कितने होते हैं? 5। बीटा डी राइबोज शर्करा जो राइबोज शर्करा किस में होती है? RNA में, और DNA में डीऑक्सीराइबोज होती है। तो RNA में ये राइबोज शर्करा होती है। तो बीटा डी राइबोज शर्करा की संरचना बनाइए। तो इसकी संरचना का जो स्क्रीनशॉट है मैंने लगा दिया, वहाँ से आप बना के अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एल्यूमिनियम के विद्युत धातु क्रम में, एल्यूमिनियम के विद्युत होल हेराल्ड प्रक्रम। पता हुआ एल्यूमिनियम का जो विद्युत धातु क्रम करते हैं उसका क्या नाम है? होल हेराल्ड प्रक्रम में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका होती है? पहली बात तो वहाँ पर जो ग्रेफाइट छड़ है वो एनोड का कार्य करती है। क्या करती है? एल्यूमिनियम के विद्युत धातु क्रम में ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है, जो एनोड का कार्य करती है। फिर आगे लिख दोगे जो एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब Al2
Al2O3 के अपचयन एल्यूमिना जो Al2O3 के अपचयन करने हेतु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। जो Al2O3 के अपचयन करने हेतु हमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बताइए। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको बार बार कहा था, एक तो परावर्तनी भट्टी और दूसरी वात्या भट्टी, इन दोनों का नामांकित चित्र में से कोई भी एक आ सकता है। तो परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और ये आप तभी बना पाओगे जब आपने इनकी पहले से प्रैक्टिस की है, अन्यथा आप इनको नहीं बना पाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो नेक्स्ट पेज पर, और वो आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आपके सामने आ सके, संक्रमण तत्व अंतःकाशी यौगिक बनाते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्वों के मध्य अंतःकाश पाए जाते हैं जिसमें छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आके जुड़ जाते हैं, ऐसे यौगिक अंतःकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ स्पेस कम है तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना, क्या पाया जाता है, लेंथेनॉइड संकुचन पाया जाता है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, क्योंकि ये आंसर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, उसको अच्छी तरीके से आप वहाँ से याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में एक अंतर लिखे। सीधी सी बात है, देखो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। पहला अंतर तो मैंने बता दिया कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी या अतिस्थित द्रव कहते हैं। तो एक अंतर लिखना है, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसके बाद अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। क्या लिखा, अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो इस चित्र मैंने कहा ना कि अपनी केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन चित्र संबंधित आ जाते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप इनकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करते हो तो ये इजीली आपको आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप इसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला, एक ही वर्ग में 5D संक्रमण तत्वों का आकार 4D संक्रमण तत्वों के आकार के समान होता है, समझे। क्योंकि इसका एक ही कारण होता है, लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन। और इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया अपने को, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.01 m विलियन का प्राशन दाब याद कीजिए। देखो 0.01 m को हम m/10 भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके सीधा फॉर्मूला बता दूं कि अगर आपको प्राशन दाब याद करना है, क्या याद करना है, प्राशन दाब। तो प्राशन दाब याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, सांद्रता CRT होता है। सी का मतलब सांद्रता, सांद्रता कितनी होगी 0.01, इसको चाहे तो आप 1/10 लिख सकते हो। तो पाई बराबर 1/10, आर का मान कितना दे दिया आपका, ये 0.0821, और फिर किसका मान टी टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में लेना है तो कितना हो जाएगा 300। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और लगभग आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2.46 वायुमंडलीय दाब आंसर आ जाएगा इसका। 2.46 वायुमंडलीय दाब इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होते, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे अगला न्यूमेरिकल बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 0.01 m NH4OH विलयन की मोलर चालकता इतनी दी है आपको सवाल में। NH4OH के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। काफ़ी सवाल हो गए जो मैंने कंटिन्यू आपको बता दिए, तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसको हल करके इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप केमिस्ट्री की स्टडी थोड़ी बहुत कर रहे हो। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में A तथा B की पहचान कीजिए। देखो अभिक्रिया देखकर ही आप पहचानोगे ये कौन सी अभिक्रिया। आपने इस देखो ये एमीन
एमाइड हो गया। एमाइड की अभिक्रिया आपने ब्रोमीन और क्षार के साथ करवाई, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कराओगे तो आपको पता है एमीन बनता है, तो यहाँ एमीन क्या बनेगा आपका? CH3NH2। ये CH3NH2 बन गया प्राथमिक एमीन। अब देखो ये अभिक्रिया कौन सी थी? जस्ट अभी मैंने बताई थी कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाओगे, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराओगे तो साइनाइड बनता है। तो ए में तो हो गया CH3NH2 और बी में बन जाएगा CH3NC, आइसोसाइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड बन गए। तो ए और बी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक चीज़ बताना, क्वेश्चन नंबर 15 अपने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है और ये अपनी NCERT बुक में नहीं है, तो कहीं से ये जो सिलेबस दिया है ये आउट ऑफ सिलेबस है। इस प्रकार क्वेश्चन देने नहीं चाहिए क्योंकि जो ये अपनी बुक में नहीं है। वीडियो को काफ़ी समय हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो में जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। तो क्वेश्चन 16 से 18 तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा अगले वाले पेज पे चलते और भी काफ़ी क्वेश्चन है। इसके बाद 18 क्वेश्चन में आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव था अथवा वाला पोर्सन दिया था वो आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 19वां भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है जो 2 टुकड़ों में आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर आपके सामने रख दिया। जो बाकी के जो शेष क्वेश्चन है जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसको मैं कंप्लीटली हल करके आपको बता दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ ये आज का वीडियो ही समाप्त होता है।